Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। ओके, हमारा जो 15 दिन का कोर्स है, पहले 5 दिन आप फ्री में अटेंड कर सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में मुझे मालूम नहीं है, आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि सबसे कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या कोई भी अकल्ट साइंस है, उसमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। उससे भी जरूरी, ओके, मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए ये नहीं, बट लोग मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और कुछ लोग नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं। ओके, तो एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है, एस्ट्रोलॉजी में हम जनरली क्या करते हैं, हम कुंडली देखते हैं। ओके, तो कुंडली है क्या? तो कुंडली वही हमारे कर्मा की फोटो है। हमने जैसे भी कर्मा किए हैं आज तक जब भी सभी जन्म में जो भी हमने कर्मा किए हैं, वो कर्मा की ये फोटो ही है वो। ओके, और वो, सॉरी, सभी कर्मा की आज तक जितने भी कर्मा किए हैं उसकी फोटो नहीं है, बट आज तक हमने जितने भी कर्मा किए हैं, और जो कर्मा को अब हमें ये लाइफ में जो कर्मा के फ्रूट हमें भुगतने हैं, ओके, ऐसे कर्मा की फोटो है वो। इस लाइफ में हमें जो भुगतने हैं उसकी वो फोटो है। ओके, तो कोई भी साइंस हो, ओके, साइंस का ये भी एक तरह का साइंस ही है।
ओके, लोग इसे क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जो लोग नहीं मानते हैं वो इसे ऐसा कहते हैं कि ये कर्म कांड है ना, ये तो तंत्र विद्या है ना, ये आलतू-फालतू बातें हैं ना, धार्मिक बातें हैं, पंडितों की बातें हैं, ए, इसका कोई बेस नहीं है। बट एक्चुअली में रीजन ये है, जो बहुत ज्यादा लॉजिकल लोग होते हैं वो इसमें कभी भी नहीं मानेंगे। ओके, जो लोग ज्यादा लॉजिकल होते हैं, हर बात में लॉजिक ढूंढने वाले, वो कभी भी इसमें नहीं मानेंगे। जो थोड़े जिनके अंदर थोड़ी सी भी इमोशन है, ओके, या मैजिक में मानते हैं, या जो भगवान में बहुत मानते हैं, वो भी धीरे धीरे इसको मानने ही लगे। वो लोग आसानी से इसको अ, अ, इसमें बिलीव करने लगते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि ये बुरी बात है। ओके, बट ये अच्छी बात है। बट इसमें बिलीव नहीं करना, उसका उसका भी ऐसा नहीं है कि वो भी बुरी बात है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि वो अच्छी बात भी नहीं है। ओके, तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें इस पर इतना ओके, ऐसा नहीं है कि कुंडली में जो लिखा है वो बस इसको इसके भरोसे हमें बैठे रहना है, ऐसा भी नहीं है। ओके, वो आगे बताऊंगा क्यों ऐसा नहीं है। ओके, वो आगे समझ में आएगा अभी। बट ऐसा भी नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बस हमारे हाथ में ही है सब। हम अगर कर्मा कर ले हम, ओके, हम अपने अच्छे कर्मा करते जाए तो सब कुछ हमारे ही हाथ में है, ऐसा भी नहीं है। वो भी आगे पता चलेगा। ओके, क्योंकि ये आगे पता चलेगा आपको, क्योंकि कर्मा के टाइप होते हैं। वहां ये आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी भी एक तरह की साइंस है। ओके, तो किसी ने कोई मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट में ऐसा केस दर्ज किया था कि एस्ट्रोलॉजी से भारत में सबको लूटा जाता है। ओके, तो ये सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट को ये एस्ट्रोलॉजी वाला जो है वो बंद कर देना चाहिए। पर कोई होगा, मुझे नहीं मालूम है, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजिस्ट होगा या कोई अकल्ट का नॉलेज वाला होगा, उसने ऐसा सारे प्रूफ दिखाए। तो ओके, कि ये भी एक तरह का साइंस ही है कि अच्छी तरह से काम करता है। ओके, तो मुंबई हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया कि ये भी एक तरह का साइंस है। ओके, तो इसको आप इस तरह से अ, बंद नहीं किया जा सकता। कुछ लोग अगर इसको अच्छी तरह से इसको आता नहीं है अगर, ओके, और उनकी वजह से ये अगर इसका नाम बिगड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा है। देखो, मोस्टली है ना, बहुत सारी चीजें है ना वो बुरी नहीं होती है, लेकिन वो चीजें करने वाला बुरा होता है ना। हमने मूवी में बहुत एक एक डायलॉग तो बहुत ही सुना होगा कि प्यार अच्छा नहीं होता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, प्यार अच्छा नहीं होता है ऐसा नहीं है, प्यार करने वाले अच्छे नहीं होते हैं। ओके, बेवफा होते हैं। ओके, तो मतलब कि ये है कि कोई चीज है वो बुरी नहीं होती है, लेकिन वो चीजें करने वाला बुरा होता है। तो एक्चुअली यही है कि एस्ट्रोलॉजी का मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी है कि जो सिर्फ सॉफ्टवेयर से कुंडली बना के दे देते हैं और बहुत सारा पैसा भी लेते हैं, 2,000 लेते हैं, 3,000 लेते हैं। ओके, फिर ओके, तो
ऐसे लोगों की वजह से इसका जो नाम है वो बिगड़ा हुआ है। उनको एक्चुअली में कुछ कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि किन लोगों को अ, अ, मून का स्टोन पहनना चाहिए या सन का स्टोन पहनना चाहिए, ये पता नहीं होता है। ओके। और तो भी अपने आप को दुनिया के भारत के सबसे अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके। आप फेसबुक पे और ये यहाँ पे तो आपको ऐसे ही मिले वो के अपने आप को आचार्य बोलेंगे। अभी 25 साल भी नहीं हुए हैं और आचार्य बोलते हैं अपने आप को। ओके। तो इस ऐसे लोगों की वजह से इसका नाम बिगड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। ओके। बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट ये भी ऐसे भी है कि जो अ, बहुत कुछ बताते हैं। ओके। तो बस हम हमारी जर्नी को अब स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो क्या है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हम मतलब हम सिंपल यही जानते हैं ना, सिंपल हम कि किसी के भी बारे में कुछ फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना। ओके। वो ऐसा नहीं है कि बस हमारी मैरिज कब होगी, जॉब कब लगेगी, वो सब तो ठीक है। ओके। ये तो एक पर्सनल लेवल पर भी है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी। ओके। अ, ये किसकी थ्रू सारे जो स्टार्स है, नक्षत्र और प्लैनेट है उनकी गतिविधियां से ये सारा प्रेडिक्ट करना, उसी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ओके। या एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा हिंदी नाम है ज्योतिष। ओके। तो ज्योतिष नाम कैसे आया? ज्योति प्लस ईश, मतलब ज्योति मतलब दृष्टि और ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर की दृष्टि है। और आप जानते ही हो ईश्वर की दृष्टि मतलब क्या, सब कुछ देख पाती है। भूत भूत वर्तमान और भविष्य ना। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत तरह की है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, कैपी एस्ट्रोलॉजी है। ओके। लेकिन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर फोकस करेंगे। ओके। हमारा जो कोर्स है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बेस है। ओके। तो ये जो हमारे वेदास है, ओके, वेदास से आया है, बट एक्चुअली जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, सारा वेदास में ही से ही आया है। लेकिन ओके, वो ये सारे जो है ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही मॉडिफिकेशन है। उसमें जो ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको सिंप्लीफाई करके बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी आई है। लाल किताब है, हालांकि लाल किताब वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हाँ, उसका बेस भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही है। लेकिन लाल किताब में बहुत सारी चीजें हैं वो वैदिक से भी अलग है। ओके। लेकिन उसके अलावा जो भी सारी एस्ट्रोलॉजी है, भृगु नंदी नाड़ी है। ओके। उसका जो बेस है, प्योरली जो बेस है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से है। ओके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब यही वेदा से आया है, ऐसा नहीं है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, कैपी एस्ट्रोलॉजी सब वेदा से ही आया है, क्योंकि उसका बेस ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। ओके। मतलब कि अगर आपको केपी सीखना है, नाड़ी सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी है वो किसके बेस, किसके, उसका बेस क्या है, उसका रूट क्या है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट, ये सबका जो बेस है, रूट है, वो कर्मा है। कर्मा की थियरी पे काम करता है। जैसे कि मैंने पहले कहा,
ये जो हमारी कुंडली होती है वो कुंडली हमारे कर्मा की एक फोटो ही है। ओके, सॉरी, हमारे ऐसे कर्मा जो हमें इस लाइफ में भुगतने हैं उसकी फोटो है वो। ओके, तो कर्मा है वो कितने तरह के कर्मा है। कर्मा पहले तो है मैच्योर्ड कर्मा। ओके, जिसे हम डेस्टिनी भी कहते हैं। ऐसे कर्मा के जिसका आपको फल भुगतना है उसको क्या कहते हैं, मैच्योर्ड कर्मा कहते हैं, जिसे हम प्रारब्ध भी कहते हैं और जिसे हम डेस्टिनी भी कहते हैं। उसके बाद है संचित कर्मा। ओके, संचित कर्मा मतलब आज तक हमने काही जित नाही मला दात नाव आहे त्याने माप तू ना मागते ते आप कराई दे ना उलसू के अपने आप को म्यूट कर दीजिए अगर अगर कुछ बात करनी है तो घर में। ओके, उसके बाद है आप ये चिंता मत करिए कि यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसकी चिंता मत करिए, नोट्स मैं शेयर करूंगा। ओके, यहाँ सिर्फ आपको मुझ पर ध्यान, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। ओके, क्योंकि इसमें जो भी सारा मेंशन किया है उसको मैं सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो संचित कर्मा है मतलब आज तक हमने जितनी भी लाइफ हमने जी। ओके, जितने भी हमारे जन्म अ, हुए, वो जन्म में से जितने भी हमने जो कर्मा है, ओके, वो सारा कर्मा है वो संचित कर्मा है। तो संचित, ये जो प्रारब्ध है ना वो भी संचित कर्मा का है, के अंदर में ही आता है। ओके, लेकिन प्रारब्ध मतलब संचित कर्मा का वो भाग है जो अभी जिसका फल हमें भुगतना है ये लाइफ में। ओके, ऐसा कर्म, ऐसे संचित कर्मा के ऐसे ऐसे कर्मा जो अभी वो पक गए हैं। ओके, जिसका टाइम आ गया है, फल भुगतने का टाइम आ गया है, ऐसे कर्मा। ओके, मतलब आप ऐसा विजुअलाइज करो, ऐसा सपोज करो कि एक संचित कर्मा है वो सागर है। ओके, और उसमें से हम अगर एक लोटा पानी भर रहे हैं। ओके, वो एक लोटा पानी मतलब हमारी ये जिंदगी में हमें वो भुगतना है, वो संचित कर्मा। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि, तो हम तो ऐसा सोचते हैं कि हमने अब भुगत लिया। ओके, बट संचित कर्मा से अभी तो बहुत सारे कर्मा बाकी है जिसको हमें भुगतना बाकी है। हाँ, बट ऐसे कुछ कर्मा भी है आप ऐसे कुछ कर्मा भी है। ओके, कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ वो बैलेंस हो जाए, चाहे हमारे संचित कर्मा बहुत ज्यादा हो तो भी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद है आगामी कर्मा, मतलब कि अब हम जो फ्यूचर में जो काम करने वाले हैं। ओके, वो है हमारे आगामी कर्मा। वर्तमान कर्मा मतलब अभी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, मतलब कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो वर्तमान कर्मा हुआ। ओके, आगामी मतलब अब मान लो कि मैं ये क्लास पूरा होने के बाद मैं क्या करूंगा, कल क्या करूंगा। ओके, अगले पल क्या करूंगा, वो सब। ओके, तो इस तरह से कर्मा है वो 4 तरह के हैं। ओके, बट यहाँ सबसे बड़ा अभी गीता किसने किन किन लोगों ने पढ़ी है। गीता का गीता में क्या कहा है, गीता का मेन जो सार है, सार वो क्या है, एनीवन कोई कह सकता है। अभी हिंदू होके किसी को इसमें इतनी भी देर लगाए, बहुत बुरी बात है। गीता के बारे में इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए।
हाँ, सरप्राइज। कर्म कर फल की चिंता मत रख, गीता में ऐसा शायद सार है। हाँ, यस, वेरी गुड। ओके, तो उसका उसका मीनिंग पर हम समझे है क्या? नहीं समझे, बस हमने वो। ओके, बट उसका रियल मीनिंग क्या है? कि अगर हम कर्मा के फल की आशा नहीं रखेंगे तो क्या होगा? जो हमारा जो संचित कर्मा है ना, वो बढ़ता नहीं जाएगा। और संचित कर्मा अगर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारी लाइफ, हमें कम लाइफ लेनी पड़ेगी, कम जन्म लेने पड़ेंगे। कर्म, ओके, कर्म के फल की हम इच्छा रखते हैं, उसीलिए वो कर्मा संचित कर्मा में कब जाता है? जब हम उसके फल की आशा रखते हैं तब। अगर हम उसके फल की आशा ही नहीं रखते हैं तो वो संचित कर्मा में जाएगा ही नहीं। संचित कर्मा जैसे जैसे हमारे कम होते जाएंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सारे संचित कर्मा पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमें जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हम क्या करते हैं? हर कर्मा के फल की आशा रखते हैं। ओके, और हम हमारे संचित कर्मा है उसको बढ़ाते जाते हैं। अंदर अभी आपको समझ में आया कि वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था? कृष्णा ने जो कहा गीता में वो। हाँ, ओके, उस चलो, उसके बाद भी एक बड़ा कर्मा ये है। एक और बड़ा क्वेश्चन ये है कि अ, हमें कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हम अ, नए कर्मा बना रहे हैं या किसी कर्मा की वजह से हम कुछ कुछ कर रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा हम? लाइफ के जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं सर, वो तो कर्मा बेस्ड ही है ना, जैसे आपने बताया। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मैं कह रहा था कि लाइफ में अभी जो भी हमें रिजल्ट्स मिल रही है वही सारे कर्मा बेस्ड ही है हो रहे हैं ना, तो उसी तरीके से हम कर्म क्रिएट भी करे जा रहे हैं ना। जो भी अभी आज हम अच्छा करें या बुरा करें, तो फ्यूचर में आगे जाके उसी का रिजल्ट हमें अकॉर्डिंगली मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम कर्म किए ही जा रहे हैं ना सर। नहीं, यहाँ देखो, एक दूसरा क्वेश्चन भी अराइज हुआ आपने जो ये बोला ना उसमें। सबसे पहले तो ये कि क्या हम जो भी कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम सिर्फ कर्मा कर ही रहे हैं? दो करेक्ट। बातें हैं। हम्म। एक, हम कर्मा कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि आगे वाला कर्मा है, उसका डेप्थ हम भर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन यही है कि हम नए कर्मा कर रहे हैं या आगे वाले कर्मा है उसका रिजल्ट हम भुगत रहे हैं। ये कैसे हमें पता चलेगा कि हम भुगत रहे हैं या हम बस रियल में हम हमारी मर्जी से कुछ कर रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा हमें? जैसे कि स्टार्टिंग में आपने बताया था हमें, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली हमारा एक कर्मा की पिक्चर है। तो फिर हाँ, उस हिसाब से जो भी अभी फिलहाल हम डील कर रहे हैं, हमें लाइफ में चल रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो उस हिसाब से तो कर्म की ही हम डील कर रहे हैं ना, कर्म के बेस में ही हमें मिल रहा है ना सर। हाँ, क्वेश्चन आप समझे नहीं हो। अच्छा। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि हमें कब ऐसा पता चलेगा कि हम अ, नए कर्मा कर रहे हैं, और कब हमें ऐसा पता चलेगा कि हम ये जो कर रहे हैं ना वो हमें करना नहीं, आगे वाले कर्मा की वजह से ये हमें करना पड़ रहा है?
चलो कोई बात नहीं, अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा शायद। सर नहीं, इसका अब but मतलब अभी ये मैं भी हो सकता है कि अगर आप सब कुछ जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप हाँ पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, तो निश्चित ही ये उसी जन्म का पहले का फल है जो आपको अब भुगतना पड़े, हाँ ऐसे हाँ पता लगेगा। हाँ तो और अभी सर कंफ्यूजन हमें कंफ्यूजन ये बात की है सर कि हर चीज तो कर्म ही है ना सर। हर चीज हमारा थॉट भी, अगर हम कुछ सोच रहे करने का, वो भी थॉट वर्ल्ड में हमने एक कर्म ही क्रिएट किया है ना सर। देखो ऐसे हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ ऐसा, हर चीज तो कर्म बेस्ड ही है। हाँ बट वही वही मैं आपको अभी क्या बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन ही नहीं समझे हो, इसलिए मैं अभी आंसर दूंगा तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा। या फिर ये क्वेश्चन को मैं इस तरह से समझाऊंगा कि फ्री विल और डेस्टिनी कब हमें पता चलेगा कि ये हमारी मर्जी से हो रहा है और ये जो है ना वो मेरी डेस्टिनी में है इसीलिए हो रहा है मेरे साथ, ये कब पता चलेगा? अभी ये क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि मैं क्या पूछना जा रहा हूँ? तो फ्री विल जैसे आपका क्वेश्चन ही, एक्चुअली मैं पर्सनली नहीं क्लियर हो पा रहा हूँ कि फ्री विल तो हो गई हमारी चॉइस कि हमें हाँ क्या करना चाहिए। हम्म डेस्टिनी तो हो गई जो हमारे साथ बीत रहा है ऑलरेडी, हाँ राइट। वही तो मैं डेस्टिनी जो हमारे साथ बीत रहा है ऑलरेडी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमें कब पता हमें कब रियलाइज होगा कि ये जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है या मेरी डेस्टिनी की वजह से हो रहा है, कब आपको पता चलेगा? नहीं कैसे आइडिया आपको सर, आप बताइए ना प्लीज। सर अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो हमारे कर्मा के रिजल्ट है, और कुछ अच्छा हो रहा है तो वो हमारे विश्लेषण के हिसाब से। नहीं, अगर आपके कंट्रोल के बाहर जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो आपकी डेस्टिनी की वजह से हो रहा है। आपकी आपके कंट्रोल में जो हो रहा है वो आपकी आपकी फ्री विल की वजह से हो रहा है। फ्री विल यानी सर हम कर रहे हैं, और जो अपने आप हो रहा है वो हमारे कर्मा है। फ्री विल मतलब न्यू कर्मा, एंड जो अपने आपके साथ जो हो रहा है वो आपके कर्मा का फल है। हम्म ओके, आपके कर्मा का फल मतलब डेस्टिनी। हम्म ओके, और फ्री विल मतलब आपका न्यू कर्मा है। हम्म ओके, ओके। तो मतलब कि इसको मैं समझाता हूँ किस तरह। ओके, समझाता हूँ कि चलो आपने मेहनत की, एक स्टूडेंट ने मेहनत की 80% आए उसके, उतनी उसने मेहनत की। नहीं, दो स्टूडेंट थे, दो स्टूडेंट ने इतनी मेहनत की कि दोनों को 80% आए, उतनी उन्होंने मेहनत की। लेकिन दोनों में से किसी को भी 80% आए नहीं, एक को 85 आए और एक को 75 आए। अभी ऐसा क्यों हुआ? ओके, क्योंकि एक था उसको आगे जन्म में कुछ ज्यादा मेहनत की थी, या आगे टाइम में कुछ ज्यादा मेहनत की थी, उसका फल उसे इस इस एग्जाम के दौरान मिले तो उसके 5% ज्यादा आए। लेकिन एक एक स्टूडेंट था उसने अगली एग्जाम में कम मेहनत की थी, या आगे का जो 5% वाला जो डेप्ट था, ओके, उसकी वजह से उसको 5% कम आए। समझ में आ रहा है? यानी हमने जो मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें ना मिले, कम या ज्यादा मिले, तो वो हमारे कर्मा की वजह से है, पास्ट कर्मा की वजह से। हाँ, ओके, मतलब कि जितनी भी हमने मेहनत की है उससे ज्यादा मिले या उससे कम मिले, वो हमारे कर्मा की वजह से हमें मिल रहा है। यस, मतलब कि हमारे कंट्रोल बाहर जो भी हमारे साथ हो रहा है ना वो हमारी डेस्टिनी है, और जो हमारे कंट्रोल के साथ हम जो कर रहे हैं वो हमारे हमारे नए कर्मा है। मतलब कि जो हमारे कंट्रोल बाहर जो भी हो रहा है उसको हमें सहना ही है।
हंसते हंसते। बस हमारे कंट्रोल में जो है वो अच्छा करो। पर हम क्या करते हैं कि हमारे साथ जब हम कुछ बुरा होता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम हार जाते हैं। चलो ना, आप बुरे ही कर्मा करते हैं, वैसे ही भी बुरा ही हो रहा है हमारे साथ, चलो बुरा ही करते हैं, क्यों अच्छा करें। जनरली प्रॉब्लम ये हो जाती है फिर, है ना। तो क्या करते हैं हम, और नया डेप्थ क्रिएट करते हैं हम, नेवर एंडिंग डेप्थ क्रिएट करते जा रहे हैं। ऐसा होता है। अभी समझ में आया? हाँ सर। ओके। तो ओके, मान लो कि डेस्टिनी में ऐसा लिखा है, तो हम क्या करते, हमें क्या करना है, हम हमारे जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी मतलब क्या, ऐसे कर्मा जिसका हमें रिजल्ट अभी हमें मिलने वाला है। ओके, तो हमारे जो नया कर्मा है, नया कर्मा मतलब क्या, हमारे कंट्रोल में जो कर्मा है वो, तो दो तरह के कर्मा है। ओके, मेन तो यहाँ मैंने 4 तरह के कर्मा आपको सिखाया, लेकिन हमें 2 तरह के ही कर्मा को कंसीडर करना है। कौन से कर्मा? एक न्यू कर्मा मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, और एक डेस्टिनी वाला कर्मा मतलब ऐसे कर्मा के जिसका हमें रिजल्ट मिलना है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल में लेने के लिए हमें जो हमारे नया कर्मा है उसको अच्छा करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारा एक्सीडेंट लिखा हुआ है डेस्टिनी में, तो हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? गाड़ी धीरे से, एक्सीडेंट लिखा हुआ हमें पता चले तो हम थोड़ा धीमे से चलाएंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके, सीट बेल्ट Or we can बांधेंगे। donate blood. अगर जो फोर व्हीलर में है नहीं तो, हो। अगर फोर व्हीलर में है तो सीट बेल्ट बांधेंगे, हम्म, व्हीलर में है तो हेलमेट पहनेंगे। हम्म। ओके, तो ये कर सकते हैं आप, तो एटलीस्ट मरेंगे तो नहीं। ओके, तो आपका बोलने का मतलब ये है कि जो होगा उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो हमारे हाथ में होगा। जैसे कि अगर हाँ एक्सीडेंट होने वाला है, हमें पता चल गया कि मेरे हाँ एक्सीडेंट बाइक में होने वाला है फॉर एग्जांपल, तो जब पता है हाँ। तो मैं इनिशियली अगर बाइक अगर फास्ट चलाऊंगा तो एक्सीडेंट का जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा होगा। और वहीं हम्म, अगर कॉशियस होके स्लो चलाऊंगा, कंट्रोल स्पीड में रहूंगा, तो भले गिरूंगा पर उसका जो लगेगा मुझे कम लगेगा हम्म, कंपैरेटिवली। ये दैट इज व्हाट यू मेंट ना? या ओके, मतलब कि इवेंट तो होने वाली है, लेकिन इम्पैक्ट क्या आएगी वो हमारे हाथ में है। हाँ, इम्पैक्ट हमारे हाथ में हो गया। जी सर, अभी समझा थोड़ा। ओके, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं। करेक्टिव एक्शन एंड कॉशियस हो सकते हैं ना सर। और एक वो है काफी। पर हम्म, सर ये चीज में भी फेयर आ जाता है ना सर। फेयर भी एक किस्म से फिर वो मैनिफेस्ट भी करता है ना कर्मा में, बेस में थॉट वैसे हो जाते हैं। डर ही डर के हर चीज में, हर चीज में फिर मैं बाहर जाऊं तो डर डर लगे हमें। हाँ वो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। ओके, गॉट बट इट, गॉट इट। ओके। ये ऐसा किसी को पता नहीं होता है। जी सर। ओके, बट उसको पता हो या ना हो, पर तो भी उसने रेगुलरली वो हेलमेट पहनना चाहिए। हमारा कहना का मतलब ये है। ओके, कि इस तरह से, मतलब ये एक एग्जांपल दिया मैंने। ओके, चलो अभी तो
एस्ट्रोलॉजी में मेन किन किन चीजों का हमें वो करना है? ओके, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट, ओके, नक्षत्र और जोडियक, जिसे हम राशि भी कहते हैं, सॉरी राशि ही कहूंगा मैं, और कुंडली के जो घर होते हैं, घर वो, ओके, चीजों पे ये चारों चीज ही है मेन एस्ट्रोलॉजी में। ओके, इस उसमें नक्षत्र, यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र थोड़ा कम नहीं, नक्षत्र भी अच्छा ही है, ओके, लेकिन नक्षत्र पे आप थोड़ा मान लो कि थोड़ा पकड़ थोड़ी कम है तो चलेगी, लेकिन प्लैनेट, राशि और घर, जिसे हाउस कहते हैं, कुंडली के हाउस के पहला घर, दूसरा घर, ओके, ये सब समझना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? ओके, सबसे पहले तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ओके, 360 डिग्री का है। उसमें अगर इसको 12 से डिवाइड कर दे तो 30 डिग्री होगी। तो 30 डिग्री की हर एक राशि है, ओके। इस तरह से ये 30 डिग्री, 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 30 इस तरह से 12 राशियां है। ये एरीज है, ये टॉरस है, समझ में आ रहा है 12 राशियां किस तरह से है? इस तरह से समझ में आ गया कि हमारा ये जो यूनिवर्स है ना, ओके, तो हमारे कुंडली कैसे बनती है वो तो फिर आगे देखेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ब्रह्मांड है ना, वो पूरी 12 राशियों से बना हुआ है, और हर राशि है वो 30 डिग्री की है। और राशियां है वो किससे बनी है? नक्षत्र से बनी हुई है। पर नक्षत्र में ऐसा नहीं है कि हर राशि में इतने कंप्लीट नक्षत्र नहीं होते हैं कि एक राशि में 2 नक्षत्र होते हैं या 3 नक्षत्र होते हैं, ऐसा नहीं है, ओके। हर नक्षत्र में फिर 4 स्टेप होते हैं। एक नक्षत्र में 4 स्टेप होते हैं। तो एक राशि में टोटल 9 स्टेप होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नक्षत्र प्लस उसके आगे वाला एक नक्षत्र का एक स्टेप होता है एक राशि में। समझ में आया? कोई हाँ बोलिएगा? सर कोई मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ बोलिए। ये राशि तक तो समझ में आया, लेकिन ये नक्षत्र वाला पार्ट है तो उसमें समझ में नहीं आया। हाँ। देखो, एक राशि है ना वो 30 डिग्री की होती है। तो 30 डिग्री के हम 9 इक्वल पार्ट करेंगे हम, ओके। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आए कोई उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस तरह से 9 इक्वल पार्ट होते हैं। ये 9 इक्वल पार्ट में जो चार चार पार्ट
4 पार्ट का, ये 9 इक्वल पार्ट जो बने ना, उसमें से 4 पार्ट का एक नक्षत्र बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक राशि में 2 नक्षत्र हुए, मतलब के हाँ 2 नक्षत्र और प्लस आगे वाला नक्षत्र का एक स्टेप आएगा। यानी ये नेक्स्ट आने वाले नक्षत्र का एक स्टेप आएगा। हाँ, एक राशि में। ओके अभी रुको, मुझे अगर वेबसाइट पे गूगल पे ऐसी कोई फोटो मिलती है तो मैं समझाता हूँ, इस चीज को समझा सके ऐसी। ओके, मिल गई है, चलो बताता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखो, इसमें पहले नक्षत्र का नाम है अश्विनी। हाँ सर। ओके, उसका स्टार्ट क्या हो रहा है? 0 डिग्री एरीज के 0 डिग्री एरीज से 13 डिग्री एरीज तक उसका वो नक्षत्र है, दिख रहा है? ओके और 13 से 20 तक कैरीज में रहे यानी। हाँ, फिर उसके बाद का जो नक्षत्र है ना, वो 13 से 26 तक एरीज में ही है, मतलब एरीज राशि में ही है। उसके बाद तीसरा नक्षत्र है, वो देखो एरीज एरीज में स्टार्ट हो रहा है लेकिन टॉरस में खत्म हो रहा है। क्यों? हाँ क्योंकि पहला स्टेप ही मैंने जैसे कहा था ना कि एक राशि में पहले 2 नक्षत्र और आगे वाले नक्षत्र का एक ही स्टेप होता है। तो सर ये टॉरस में फिर ये उसके 2 स्टेप आएंगे या टॉरस में पूरी आएंगे, पूरे स्टेप आएंगे? टॉरस में ही आएगा ना, टॉरस उसके बाद की उसके बाद वाली राशि टॉरस है ना, एरीज के बाद। ओके, तो टॉरस में पूरा एक नक्षत्र आएगा ना, वो तीसरा जो नक्षत्र है वो। तीसरा नक्षत्र नहीं, मैंने बोला तो सही, आगे पहला स्टेप तो एरीज का है ना, क्यों समझ नहीं रहे? मैं वही पूछ रही हूँ, एरिस में एक स्टेप रह गया तो बाकी के 2 या 3 स्टेप जो भी बाकी होंगे वो टॉरस में आएंगे या टॉरस में पूरा आएगा? टॉरस में दूसरा, तीसरा, चौथा जो स्टेप है ना, वो टॉरस में आएगा। ओके ओके, तो अब इसके बाद हम फिर से तो हम सबसे पहले समझेंगे प्लैनेट को, समझने पड़ेंगे हमें। ओके, आप आई ऑलरेडी आपको न्यूमरोलॉजी और वो सब सीखे हैं तो आपको मालूम ही होगा, हर प्लैनेट का नेचर आपको मालूम ही होगा। बट यहाँ क्विकली मतलब ओके, आज और कल, अब पहले आधे घंटे में ये हम समझ लेंगे, हर प्लैनेट का नेचर थोड़ा समझ लेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सन से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये प्लैनेट और हर घर को समझना और हर राशि को समझना, ये तीनों चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो सन है वो, एस्ट्रोलॉजी में हम इसे राजा राजा कहते हैं। ओके, फादर फिगर कहते हैं। तो हमारी लाइफ में फादर की कंडीशन भी सन की कंडीशन से देखी जाती है कुंडली में। ओके,
सन जहाँ हो सन है वो हमारे हेल्थ का भी कारक है। ओके, अगर सन वीक होगा तो हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। आई की जो साइट है उसका भी कारक सन है। अगर सन वीक होगा तो आई भी बुरी होगी। सन हमारे ईगो, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, वो सब चीजों को कारक है। हमारी रॉयलिटी का, ओके। तो चाहे वो गरीब, ओके, गरीब परिवार में जन्मा हुआ होगा, पर उसका सन होगा ना तो भी उसकी कहते हैं ना, उसके सपने है ना वो चिंदी नहीं होंगे। चिंदी सपने नहीं देखेगा वो, बहुत बड़े सपने ही देखेगा और बहुत बड़े दिल वाला ही होगा। और कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत बड़े परिवार में होते हुए भी तो भी उसकी थॉट प्रोसेस हो बहुत छोटी होती है, चिंदी चिंदी सोच होती है। ओके, तो ये है बहुत रॉयल सोच होती है सन। ओके, बहुत बड़े दिल वाले हो, बहुत बड़ा दिल होता है सन का। ओके, ये बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। वैसे हम मंगल मंगल है ना वो आगे, हाँ, पता चला जब मंगल की बात आएगी तब। ओके, मंगल बॉडी से बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। सन फिजिकली इतना स्ट्रांग मतलब है, बट मंगल जितना नहीं। ओके, सन इतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं, लेकिन दिल से, जिसे कहते हैं ना जिगर, जिगर बहुत है उसके पास। मूवी में हमने ऐसा ही डायलॉग सुना है ना, जिगर होना चाहिए, तो इसके पास जिगर है। तो एक्चुअली एक्चुअली पावरफुल कौन होता है? जिसके पास जिगर होता है ना, वो होता है। इसीलिए सन राजा है, मंगल राजा नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग है तो भी। ओके, तो जो जिगर से स्ट्रांग होता है ना वो राजा बनता है, सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होने से राजा नहीं बन जाता है वो, इसीलिए वो सेनापति है। फिजिकली स्ट्रांग बनते हैं उसको पुलिस बनना पड़ता है। ओके, और यही ऐसे लोग ही जो जिसका बहुत बड़ा जिगर जिगर वाले होते हैं, वही वही माफ कर सकते हैं। बहुत से बहुत गलतियां, बहुत बड़ी गलतियां भी माफ कर सकते हैं। हाँ, गलतियां माफ कर सकते हैं, गुनाह नहीं। गुनाह कभी माफ नहीं करेंगे ये लोग, उसका तो दंड दे के रहेंगे। ओके, तो सन है वो स्पिरिचुअल होते हैं। ओके, और पैसों से बहुत कोई ज्यादा लगाव नहीं होता है। पैसे ये अर्न करते हैं, क्यों करते हैं? लोगों अ, उनका नाम हो उसके लिए, उसके उनका स्टेटस बने उसके लिए। क्या हम कभी ना कभी हमें हमारे दिमाग में ऐसी बात तो आई होगी ना कि ये इतना बड़ा घर क्यों बनाया है? तो वो क्या है, लोगों को अपना स्टेटस दिखाने के लिए लोग घर बनाते हैं। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो हमारी बॉडी जितना पार्ट मतलब जितना जमीन कवर जितनी भूमि कवर करेगी उतना ही कवर करेगी। ओके, वो बड़ा घर कोई मतलब नहीं है, बट क्या हम लोग क्यों बनाते हैं? स्टेटस। ओके, उसके लिए बनाते हैं। just to show off. हाँ, तो ये सन, इसीलिए सन सन वाले जो भी है ना, हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो पैसे का भिखारी है, बहुत ओके, बड़ा घर बनाया है, पैसे का बहुत भिखारी। बट पैसे का भिखारी पैसों की बहुत पैसा कमाता है। कितना पैसा कमाएगा, क्या करेगा इतना पैसा कमाएगा? ओके, बट पैसा कमा के पैसों के दम पे क्या है, अपना स्टेटस दिखाना होता है।
ओके, तो ये अपना स्टेटस बनाने के लिए जो भी करते हैं वो स्टेटस बनाने के लिए करते हैं। ओके, बट एक्चुअली में जिसको पैसों से प्यार होता है वो पैसे क्या करते हैं, वो कभी भी खर्च नहीं करते हैं। ओके, ये खर्च करते हैं क्योंकि उनको क्या है, लोग उनकी बातें करें ऐसा करने के लिए, वो करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। किसी को भी वो उसको ऐसा लगेगा कि ये मेरी तारीफ करेगा, चलो मैं इसको होटल में खिलाऊंगा तो ये पूरी लाइफ मेरी तारीफ करेगा, तो खिला देंगे। लेकिन जो रियल में जो पैसों से प्यार करते हैं वो नहीं खिलाएगा। ओके, क्योंकि ये रियल में अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं। ओके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, इसके उसके लिए ये कुछ भी करेंगे। और ये थोड़े शो ऑफ भी करते हैं, ओके, दिखावा भी करते हैं, सबको हेल्प करते हैं लेकिन किसी की हेल्प नहीं लेते हैं। जिनका भी मूलांक 1 होगा वो सब समझ गए होंगे। ओके, वो अपने अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये लोगों को हेल्प करते हैं लेकिन लोगों से हेल्प ले नहीं पाते, क्योंकि क्या है, अंदर से उनका ऐसा दिमाग है कि मैं राजा, वो राजा की तरह रहते हैं। तो राजा कभी किसी से हेल्प मांगे अच्छा लगता है क्या? एक राजा किसी से हेल्प मांगे वो क्या कभी अच्छा लगता है? वो लोगों को हेल्प देता है, ईगो पे ओके, आ जाता है। लेता नहीं। हाँ, ऐसे लोगों से ही हेल्प लेगा जहां उसको समझ, वैसा उसको लगे कि ये कभी भी लाइफ में मुझे ऐसा गिनती नहीं करेगा कि मैंने तेरी हेल्प की थी। ओके, ऐसे लोगों से हेल्प वो अगर सामने से करता है तो ही लेगा, मांगेगा नहीं किसी से। कोई आके कहता है कि मैं तेरी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, तुझे पैसों की जरूरत है, मैं तुझे पैसे देने के लिए जरूरत है, पर वो सामने वालों को ऐसा लगना चाहिए, सन वाला जो आदमी है उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये लाइफ में कभी भी ये बात गिनाएगा नहीं, इसका जिक्र नहीं करेगा, तो ही वो हेल्प लेगा। ओके, समझ रहे हो? जो भी जिनका भी एक मूलांक होगा ना वो इस बात को अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। ओके, उसके बाद है 2 नंबर की बात कर लेते हैं। सॉरी, 2 नंबर नहीं, अभी न्यूमरोलॉजी नहीं है, मून की बात कर लेते हैं। तो मून है मतलब हमारी मदर है। ओके, 1 नंबर था, वो सबको हेल्प करता था, लीडरशिप, राजा था, ये रानी थी, बट तो भी इसको सपोर्ट चाहिए। ओके, रानी को राजा का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए उसी तरह जो मून से जो जिनकी कुंडली में मून प्रोमिनेंट होता है या मून से जो रूल होते हैं, ओके, या जो लोग मोस्टली जो जिनका मूलांक 2 होता है उनको लाइफ में सपोर्ट बहुत चाहिए। ओके, इसलिए ये सबको सपोर्ट देते हैं, कैसी ऐसी उम्मीद में कि उनको भी रिटर्न में सपोर्ट मिल जाए, बट हर जगह से सपोर्ट मिलता नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सामने वाला भी मून की तरह ही हो। ओके, तो इनको रिटर्न में सपोर्ट नहीं मिलता है हर जगह से, तो एक्चुअली फिर एंडिंग में क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो 2 नंबर वालों के लिए ये सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि ऐसे लोगों से ही उम्मीद करे जो लोग रिटर्न में भी आपको, जैसा आप सबको सपोर्ट दे रहे हो उतना वैसा ही सपोर्ट आपको रिटर्न में मिले वहां से, अदरवाइज बहुत दुख सहना पड़ सकता है। ओके, मूड है, इमोशनल है, जैसे मूड है 15 दिन घटता है बढ़ता है, उसी तरह इनके भी
मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ओके। कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। ऐसे लोगों को यह कैन लिव नो प्रॉब्लम, ओके। बहुत लंबा नहीं चलेगा, अभी 5 मिनट का ही है, ओके। और ऐसी कोई चिंता भी मत करना कि आपका बहुत लेफ्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो ऐसे लोगों की ये ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। ये लकी है, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई 2 नंबर वाला है तो आप लोग लकी हो, क्योंकि ये ही रियल रियल जो प्यार करने वाले हैं ये 2 नंबर वाले ही है, ओके। बस इनको बस क्या चाहिए रिटर्न में, आप उसने जो जितना दिया है उसका आधा भी बस उनको चाहिए रिटर्न में, अदरवाइज, ओके। तो अगर आपके पास 2 नंबर आपके पास है तो उनको कभी भी लूज मत करना, okay? क्योंकि प्यार करने वाले प्यार से जिनका नाता है, ऐसे 2 नंबर है, 2 और 6 नंबर, ओके। लेकिन 6 नंबर की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उनको जितना कर वो थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का है, उनको जितना दोगे उतना ही वो रिटर्न में देंगे, ओके। 2 नंबर का है कि आप वो आपको ज्यादा देंगे और आपसे मांगेंगे थोड़ा कम मांगेंगे, ओके। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं, ओके। कल आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम यही सीखेंगे सर, ये जो आप हाँ, पहले आधा घंटे में प्लैनेट पूरे हो जाएंगे, उसके बाद राशि राशि सीखे, राशि के नेचर समझेंगे, ओके। ओके। Okay. Thank you, sir. बट उससे पहले अगर आज के क्लास में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं सर, यहाँ तक तो समझ आ गया। हाँ, अभी सबके नेचर समझेंगे और फिर कुछ उसमें कंफ्यूजन होगा तो ठीक। थैंक ओके यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट। Thank you, sir.